गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन कर रहे हैं। इसमें हमने भक्ति ट्रेडिशन तो पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम सूफी और इस्लामिक ट्रेडिशन की बात कर रहे थे। इसमें हमने इस्लामिक ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया था। फेथ एंड रूलर्स जिस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं उसकी कैसे एक्सपेंशन होती है और कैसे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आया। फिर हमने आगे देखा था कि मुस्लिम और हिंदू ये टर्म बहुत इजीली यूज नहीं की जाती थी पहले, और जो तुर्किश हैं, जो तुर्क एरिया से आ रहे हैं उनको तुर्किश बोल दिया, तो जो जिस जगह से आ रहा है उसको वो बोल दिया गया था। फिर हमने इस्लाम की कुछ प्रैक्टिसेस और जो 5 पिलर्स हैं ऑफ फेथ वो डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था कि कैसे एक यूनिवर्सल फेथ में जो मॉस्क का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चीजें सेम होती हैं हर जगह पे, बट बाकी चीजों में चेंजेस जगह के हिसाब से हो सकते हैं। और मुस्लिम कोई टर्म नहीं थी, जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि जो तुर्किश रूलर हैं उनको तुर्क हो गया, तजीका, ऐसे करके जो जिस एरिया से आ रहा है उसको वहां का बोल दिया गया। और जो दूसरे जगह से आ रहे हैं, जो संस्कृत नहीं बोलते हैं, जो कास्ट सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं, उनको मिलीचा बोल दिया गया। तो इस तरीके से ये टर्म्स हमने पूरी डिस्कस की थी। अब हम सूफिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ ये हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, या अगर आप हिस्ट्री क्लास 12th के हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन बुक से समझना चाहते हैं, तो आपको वीडियो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। तो हम सबको पता है कि इस्लाम ये एक रिलीजन है जिसके पीपल जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं उनमें से कुछ लोगों को कुछ सूफीज कहे जाते हैं। एक मिनट, हाँ। जिन्होंने जो बेसिकली माना जाता है कि कैलिफेट एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो लोग क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशंस, जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं उनको लेके बहुत क्रिटिकल हैं, एंड स्कॉलिस्टिक मेथड, कुरान एंड सुना ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, उनको लेके बहुत क्रिटिकल हैं। कौन? जो सूफी में जो फॉलो कर रहे हैं। अब इस चीज की जगह, ये वाले मेथड की जगह, जो सूफीज हैं दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन। जो सूफीज हैं उन्होंने कहा कि सैल्वेशन की तरफ फोकस होना चाहिए, लव टूवर्ड्स गॉड। अगर आप कभी भी सूफी म्यूजिक सुनोगे तो उसमें आपको एक लवर की तरह आपको सॉन्ग्स दिखेंगे, क्योंकि वो गॉड की तरफ लव दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम में परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, उनका हिज कमांड एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इस चीज का डिवोशन पे एम्फेसिस किया जाता है। किसमें? सूफिज्म में। सूफीज इंटरप्रेट करते हैं कुरान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। जैसे कि यहाँ पे जो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल डॉगमेटिक डेफिनेशंस के हिसाब से चलते हैं कुरान में, लेकिन जो सूफिज्म को फॉलो कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुरान को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं और उसी हिसाब से उसको फॉलो भी करते हैं। तो इसमें आगे अब हम बात करेंगे खानकाह और सिलसिला। सिलसिला वर्ड ये उर्दू वर्ड है और काफी जगहों पे आपने इसे सुना भी होगा। तो पहले हम खानकाह का पढ़ लेते हैं। 11th सेंचुरी में सूफिज्म एक तरीके से एस्टैब्लिश हुआ, एक बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन द कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस। जो कुरान में, जिसमें काफी सारी बातें लिखी गई हैं, इस्लाम में लोग फॉलो करते हैं, उनकी स्टडीज पहली, और दूसरा जो सूफी प्रैक्टिसेस हैं उनको मिला के एक प्रॉपर डेवलप इस्टेब्लिश हो गया। ये इंस्टीट्यूट बन गया, एक तरीके से इंस्टीट्यूशन बन गया सूफीज का, एंड इनकी कम्युनिटी बनने लगी। क्योंकि
बहुत सारे लोग जब इनको फॉलो करने लगे सूफिज्म को और इनके आइडियाज को, तो फिर ऑब्वियसली वो ग्रुप बनता जाता है और कम्युनिटीज बन जाती हैं। तो इनकी भी कम्युनिटी बन गई अराउंड द खानकाह। खानकाह ये एक पर्शियन वर्ड है और हॉस्पाइस भी आप कह सकते हो। जो अब यहाँ पे टीचिंग्स कौन दे रहे हैं? शेख। अरेबिक में कहा जाता है जो मास्टर हैं वो इनको टीचिंग्स देते थे, या फिर पीर कह सकते हो, मुर्शिद कह सकते हो। मुर्शिद एक पर्शियन वर्ड है, और आपने अगर सूफिज्म में कभी भी सुना हो तो आपने ये पीर मुर्शिद ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। और इनके जो फॉलोअर्स होते थे, डिसाइपल्स, उन्हें मुरीद कहा जाता था कि मैं तुम्हारा मुरीद हूँ, मतलब मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ, तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। और जो ये टीचर्स होते थे इनके फॉलोअर्स को खलीफा कहा जाता था। ठीक है, सक्सेसर्स को, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके बाद आ रहे हैं, सक्सेसर हैं, उन्हें खलीफा कहा गया। तो हमने 3 टर्म्स देखी हैं, ध्यान से देख लो। जो जगह है वो है खानकाह, वहां पे एक मास्टर है, उस मास्टर को कहा गया है, आप शेख कह सकते हो, पीर कह सकते हो, मुर्शीद कह सकते हो, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर सको। तीसरी चीज, जो इन मास्टर के डिसाइपल हैं यानी कि स्टूडेंट हैं, उन्हें मुरीद कहा गया। और अपॉइंटेड एज अ सक्सेसर, जो इन मास्टर के बाद सक्सेसर बनेंगे, उन्हें खलीफा कहा गया। ठीक है, तो जगह का नाम हो गया खानकाह। एक मिनट, जगह का नाम हो गया खानकाह। जो वहां पे मास्टर हैं उन्हें आप शेख कह लो, उनके फॉलोअर या उनके स्टूडेंट मुरीद हो गए, और जो शेख के बाद अब अगला शेख बनेगा या उनका फॉलोअर, वो खलीफा हो गया। तो इनके अपने रूल्स होते थे, स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरैक्शन। क्योंकि ये कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कर रहे हैं, तो इनका अपने खुद के स्पिरिचुअल रूल्स हैं, जो कि एक ले पर्सन और मास्टर के बीच में उनका इंटरैक्शन है, और वो उनके हिसाब से ही उसमें चलते हैं। तो आपको दिखिएगा यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस या फिर जो उनको कनेक्ट करते हैं बेटर, वो कुरान में उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो सेकंड एक टर्म आती है, वो है सूफी सिलसिला। सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज, यानी कि सिलसिला एक टर्म है जो कि आपको इस्लामिक वर्ल्ड में 12th सेंचुरी के अराउंड दिखने लगा। सिलसिला वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है चेन। एक गाना भी था, मुझे भी एग्जैक्टली अंदर उसमें कुछ सिलसिला करके था, तो वो बेसिकली चेन की बात हो रही है। और यहाँ पे वो गाने का मतलब आप छोड़ दो, मेरे को वो गाना भी याद नहीं आ रहा अब। तो वो सिलसिला, तो वो जो मास्टर हैं और उनके जो स्टूडेंट या डिसाइपल हैं, उनके बीच में एक चेन है। उस चेन या उस सिलसिला की बात हो रही है, और ये एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल चेन है टू द प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो किस किस के बीच में ये सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला चल रहा है मास्टर, जिनको हम शेख या पीर या मुर्शीद कह रहे थे ऊपर, उनके और उनके डिसाइपल के बीच में ये सिलसिला चल रहा है, और ये एक अनब्रोकन चेन है विद प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, जो पूरा सिलसिला या जो चेन चल रही है। अब माना जाता था कि इसी चेन के थ्रू आप स्पिरिचुअल पावर या ब्लेसिंग्स को एक दूसरे में ट्रांसमिट करते हो। जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि उनके थ्रू वो सिलसिला चल रहा है। सबसे, अगर आप चेन की बात करो तो चेन में सबसे ऊपर आप किसको रखोगे? चेन में सबसे ऊपर आप प्रॉफिट मोहम्मद को रखोगे। तो एक मिनट, यहाँ पे आए सबसे ऊपर आ गए प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब जब प्रॉफिट मोहम्मद सबसे ऊपर आ गए, इनके नीचे कौन आएगा? मास्टर, या जिसको आप पीर कह रहे हो। इनके नीचे आएंगे इनके डिसाइपल, जो कि मुरीद हैं। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद से ब्लेसिंग मास्टर पे आ रही है, और मास्टर वो ब्लेसिंग या वो स्पिरिचुअल पावर अपने डिसाइपल को दे रहा है। तो ये इस तरीके के, ये एक सिलसिला है ये पूरा। अब व्हेन द शेख डाइड, शेख यानी कि जो मास्टर है, जब उनकी डेथ हो जाती थी, या फिर मुर्शीद कह सकते हो, उनका एक टोम बनाया जाता था। आपने बहुत सूफी सेंट्स की दरगाह सुनी होगी जहां पे लोग जाते हैं, तो वो दरगाह एक पर्शियन टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये पर्शियन टर्म है मीनिंग कोर्ट। तो ये उनकी पर्शियन टर्म में टोम या श्राइन
became center of devotion for his followers, क्योंकि वो उनके लिए बेसिकली मेन सेंटर ही बन गया दरगाह, ठीक है। और वहां पे लोग आके दूर दूर से दर्शन करने लगे, पिलग्रिमेज हो गए, यात्रा करने लगे, वहां पे जाते थे, जियारत कह सकते हो उनकी, मतलब ग्रेव पे जाना ही जाना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। तो इस तरीके से वहां पे भी पिलग्रिमेज चल गया। और जब उनकी डेथ एनिवर्सरी, जिसको उर्स भी कहा जाता है, या फिर उनकी मैरिज या कोई भी इम्पोर्टेंट दिन, उसको बहुत अच्छे से वहां पे पर्टिकुलरली उन टाइम में तो लोग ज्यादा वहां पे जाया करते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और माना जाता था कि वो जो सेंट हैं, उनकी डेथ नहीं हुई, बेसिकली वो गॉड के साथ मिल गए हैं। तो यहाँ पे रीबर्थ की बात नहीं हो रही है, बस वो उनसे मिल चुके हैं, इसकी बात हो रही है। अब जो कल्ट्स ऑफ शेख रिवर्ड एज वाली, तो काफी सारे अब आपको यहाँ पे क्लोजर टू हिम जो लोग, जब ये शेख या ये जो मास्टर हैं जब ये जिंदा थे, तो कुछ लोगों के वो बहुत क्लोज होंगे। तो माना जाता है कि जो उनके क्लोज हैं उनको भी वो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, तो उनकी अच्छाइयां आसपास के लोगों ने भी एब्जॉर्ब की या उनको भी वो मिली हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें सिलसिला टर्म और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी या इम्पोर्टेंट टाइम होता था, उस टाइम पे ज्यादा लोग पिलग्रिमेज में जाते थे, ये बातें आपको ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए। अब खानकाह जो वो एरिया है उसके बाहर का, आउटसाइड द खानकाह, तो काफी सारी इंटरप्रेट मूवमेंट शुरू हुई, रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा रेडिकली सूफी आइडियल्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, जो खानकाह जो वो जगह है उसमें उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी, मतलब आप शादी नहीं करोगे। उन्होंने रिचुअल्स को इग्नोर करना शुरू किया एंड फॉर्म्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म। तो अब दे वर नोन फॉर डिफरेंट नेम्स, कलंदर, मदिर्स, मलंग, हैदरिस। तो ये लोग एक्सट्रीम एस्केटिज्म, और इन लोगों ने सेलिबेसी को फॉलो करना शुरू किया, यानी कि इन्होंने शादी नहीं की। एंड बिकॉज ऑफ इनके जो डेलिब्रेट डिफायंस था ऑफ द शरिया, दे वर रेफर टू एज बेशरिया, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट सूफी हु कंपाइल्ड विद इट, उन्हें बाशरिया कहा जाता था। तो ठीक है, अब हमें शरिया में भी आपको दो मिलेंगे, एक है बेशरिया और एक है बाशरिया। जो शरिया के साथ डिफायंस करते हैं उन्हें बेशरिया कहते हैं, जो कंपाइल करते हैं उन्हें हु कंपाइल्ड विद इट, उन्हें बाशरिया कहते हैं। तो ये दो तरीके के डिविजन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे चिश्ती, आपने दरगाह सुनी होगी कि चिश्ती की भी दरगाह होती है, तो चिश्ती भी एक सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होने लगे। अब कुछ ग्रुप ऑफ सूफीज जो सूफिज्म को फॉलो करते हैं, वो 12th सेंचुरी के लेट 12th सेंचुरी में इंडिया आए। द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि वो जो यहाँ का लोकल इन्वायरमेंट होता था ना, उसमें बहुत अच्छे से ढल जाते थे, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए और लोग उनकी बातों को मानते थे। तो लाइफ ऑफ चिश्ती खानकाह, अब खानकाह वो एरिया है जो कि सेंटर है ऑफ सोशल लाइफ, यहाँ पे भी लिखा है। तो एक है शेख निजामुद्दीन, आपने शेख निजामुद्दीन का खानकाह जो हॉस्पाइस उनका वो एरिया है, वो बहुत आज की डेट में भी लोग वहां पे जाते हैं, वो एक पिलग्रिमेज प्लेस है। ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन ग्यासपुर। अब आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट वाज देन नोन एज सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक बड़ा सा हॉल था, जहां पे कोई भी अगर दूर से आ रहा है रहने या प्रेयर करने तो वहां पे रह सकता था। जो लोग आते थे इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख, इनमेट्स, हिज अटेंडेंट्स और उनके जो स्टूडेंट्स थे, वो सब भी वहां पे रहा करते थे। शेख एक छोटे से रूम में रहते थे जो कि रूफ पे था,
ऑफ द हॉल एंड वो विजिटर्स को सुबह और शाम को मिला करते थे। और उनके आसपास एक वरांडा था, कोर्टयार्ड जो हॉल तरीके का, और बाउंड्री थी जो बहुत कॉम्प्लेक्स, जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो पूरा एरिया है जिसमें रूम्स हैं, हॉल है, उसके आसपास पूरी एक बाउंड्री सी बनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त मंगोल इन्वेजन का डर रहता था। इसीलिए आसपास के एरिया से भी लोग, जब भी कोई लड़ाई हो जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था, तो खान का जो ये वाला पूरा एरिया है जहाँ पे रूम्स बने हैं और हॉल है, वहां पे आके रिफ्यूजी की तरह रहा करते थे, मतलब शरण ले लिया करते थे यहाँ पे। तो ये पूरा आपको खान का चिश्ती के रूम का, शेख निजामुद्दीन के जो पूरे जो ये वहां खान कहा था उसका पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला, जो सिलसिला अभी हम ये मास्टर की बात कर रहे थे, इसमें जो कुछ मेजर चिश्तीज है, सूफी टीचर्स, ये आपको पता होने चाहिए। शेख मुइनुद्दीन सिस्की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बकदीर काकी, शेख फिद्दुर गंज ए शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो ये आपको निजामुद्दीन औलिया तो आपको पता ही होगा। ये मतलब ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट सूफी टीचर्स थे, और इनके भी डेथ के बाद फिर दरगाह बना दी गई एक तरीके से वहां पे। तो ये उनके सूफी टीचर्स के नेम और ये उनकी दरगाह का लोकेशन है। तो इनमें से ये कुछ तो पाकिस्तान में है, जो हमारे दिल्ली में या अजमेर के एरिया में है उनके भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि शेख फीउद्दीन गंज ए शिकर की दरगाह क्या इंडिया में है? तो बोलोगे नहीं, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो ये उनके सूफी टीचर्स के नाम हैं। और भी बहुत से सूफी टीचर्स थे, बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो ये उनके नाम थे। अब जो वो पूरा एरिया होता था जो कहन कहा, वहां पे रिफ्यूजी भी आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो वहां पे एक ओपन किचन यानी कि तरीके का लंगर होता था। अनआस्क्ड चैरिटी, वहां के लोगों से पैसे नहीं ले जाते थे, वो फ्री में एक तरीके से वो लंगर होता था। सुबह से लेकर रात तक कोई भी अगर वहां आ रहा है, चाहे वो सोल्जर है, स्लेव है, कोई उनके सिंगर्स भी होते थे जो एक जगह दूसरी जगह गाते गाते जाया करते थे, कोई व्यापारी है, पोएट, ट्रैवलर, अमीर गरीब, किसी भी रिलीजन का हो, उन सब के लिए ये खाना होता था। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कोई बीमार हैं या हीलिंग के लिए आए हैं, अब ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं, तो उन सब के लिए भी ये लंगर ओपन था सबके लिए। कुछ पोएट्स, जैसे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विजिटर्स भी आते थे, जैसे अमीर हसन सिजकी या आमिर खुसरो जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे, जियाउद्दीन बरानी, एंड ऑल ऑफ हुम रोट अबाउट शेख प्रैक्टिसेस। तो ये सब भी वहां आया करते थे और उनके बारे में उन्होंने लिखा भी है। और ये प्रॉपरली झुक के उनको एक तरीके से ग्रीट किया करते थे शेख को, ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स। शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, जो वहां पे अब रहेंगे, जो योगिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनके हेड को शेव कर दिया जाता था। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस है जो वहां पे फॉलो की जाती थी। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, जो शेख की डेथ के बाद सक्सेसर्स होंगे, उनके बाद उनके आइडियाज को कौन स्प्रेड करेगा, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत से सक्सेसर्स भी अपॉइंट किए और उन्होंने अलग अलग जगहों पे इस तरीके की हॉस्पाइस या खान कहा, बेसिकली एक उनकी पिलग्रिमेज की जगह उन्होंने अलग अलग जगहों पे भी बनवाई। एज अ रिजल्ट उनकी जो टीचिंग्स, उनके आइडियाज, उनकी प्रैक्टिसेस काफी जगहों पे स्प्रेड हुई और बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हुई। इसीलिए लोग उनके पिलग्रिम्स टू हिज श्राइन, उनके वहां पे जहाँ पे वो हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनको देखने, उनसे हीलिंग करवाने के लिए वो बहुत से लोग आया करते थे। और इवन उनकी दरगाह पे भी उनके बाद भी ना जाने कितने ही लोग पिलग्रिमेज के तौर से वहां जाते थे। चिश्ती डिवोटिज्म, जियारत और कवाली। अब जो पिलग्रिमेज, जो चिश्ती के वहां पे दरगाह पे जा रहे हैं या उनके जिंदा होते हुए जा रहे हैं, उसे जियारत कहते हैं। टू द टोम ऑफ सूफी सेंट, उनके टोम पे, जैसे उनकी डेथ हो गई, उनकी दरगाह है, उस पे जब जा रहे हो तो उसे जियारत कह रहे हैं। मतलब बेसिकली उनके जीते जी नहीं, उनके
उनकी डेथ के बाद, जब माना जा रहा है कि वो गॉड से मिल चुके हैं, उस टाइम की ये बात हो रही है। तो सूफी जो सेंट्स थे, ये मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत प्रेवलेंट और बहुत कॉमन था कि हाँ सूफी स्पिरिचुअल्स हैं। एंड दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन ऑफ सीकिंग सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत, उनकी ग्रेस मिलेगी आपको। तो उस तौर से लोग पिलग्रिमेज के तौर से वहां जाया करते थे दरगाह पे, और स्पेशली जो 5 ग्रेट चिश्ती जिनका ऊपर हमने नाम देखा, उनकी दरगाह पे सबसे ज्यादा लोग जाते थे और आज भी जाते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन, जिनको पॉपुलरली गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, कंफर्टर ऑफ द पुअर, amongst them the most revered shrine, सबसे ज्यादा वहां पे लोग जाते हैं। एंड ये 5 जो हमने ऊपर सूफी चिश्ती देखे सबसे ज्यादा पॉपुलर टीचर्स, इनकी दरगाह पे सबसे ज्यादा लोग एज अ पिलग्रिमेज जाते हैं। जब हम ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह की बात करते हैं तो वो 14th सेंचुरी के अराउंड के हमें टेक्स्ट मिलते हैं कि वो उस वक्त ही हैं। And popularly an asceti and petty of its sheikh, the greatness of its spiritual successors, और मतलब जो इनके सक्सेसर्स थे वो भी ग्रेट स्पिरिचुअल थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज थी, और रॉयल विजिटर्स यानी कि जो किंग्स और उनके मिनिस्टर्स वगैरह भी उनके पास आया करते, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उस वक्त के रूलर हैं, तब भी वो उनके पास आया करते थे। तो रॉयल विजिटर्स भी आते थे, और मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट ऐसे रूलर थे जो किसी सूफी सेंट की श्राइन में आए थे। अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जो टोम था, जो दरगाह होती है, वो सबसे पहले 15th सेंचुरी में सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने ऑफ मालवा ने फंड किया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था टोम, क्योंकि सूफी सेंट्स के पास वो कोई किंग नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो उनकी डेथ के बाद मोस्टली जो रूलर्स हैं या जो उस टाइम पे पावर में हैं या जिनके पास पैसे हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वेल्थी लोग हैं, वो उनके टोम्स बनवाया करते थे। उनकी श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड लिंक, जो दिल्ली और गुजरात के बीच का एरिया है, वहां पे लोकेटेड थी। तो काफी सारे ट्रैवलर्स वहां पे अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाया करते थे उनकी। श्राइन 16th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हो गई। वहां पे सिंगर्स होते थे जो वहां पे कवाली वगैरह गाया करते थे, और अजमेर में इंस्पायर्ड अकबर ऑल्सो उनके टोम में गए थे, और माना जाता है कि वो 14 टाइम्स गए, और कभी कभी एक साल में वो 2 से 3 बार भी वहां पे दर्शन करने गए थे, ब्लेसिंग्स लेने अपने, कोई उनको नए वॉर पे जाना है, लड़ाई करनी है तो उनको जीत मिले, या फिर उन्होंने अपने बर्थ ऑफ सन की, माना जाता है कि उनके सन का बर्थ नहीं हो रहा था, तो उसके लिए भी ब्लेसिंग्स लेने वो उनके पास गए थे। 1580 तक उन्होंने ये ट्रेडिशन कि वहां जाना उन्होंने कंटिन्यू रखा। अपनी हर विजिट पे वो काफी जेनरस गिफ्ट्स दिया करते थे, और ये बातें डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से 1568 में जब वो गए तो उन्होंने एक देग बहुत बड़ा सा ऑफर किया था कि कुकिंग के लिए, क्योंकि वहां पे ओपन किचन है तो बहुत सारी कुकिंग हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने वो दिया था। एंड ऑल्सो मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाई थी विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह। आप इमेजिन कर सकते हो वो दरगाह कितनी बड़ी होगी कि उसके अंदर ही एक मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट करवाई, किसने? अकबर ने। और ये सब बातें ऐसे ही नहीं ओरली कही जा रही हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है कैसे शेख मुगल एम्परर जहांगीर से मिल रहे हैं। तो ये एक पेंटिंग है जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि बड़े बड़े रूलर्स भी शेख से मिलने जाया करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाते थे अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम से पहले। जियारत यानी कि जो पिलग्रिमेज हो रहा है, जो उनके ब्लेसिंग्स के लिए होता है, वहां पे म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस होती थी, मिस्टिकल चैंट्स भी की जाती थी, और म्यूजिशियंस अपनी परफॉर्मेंसेस देते थे, कवालीज गाई जाती थी, और सूफीज गॉड को रिमेम्बर करते थे, या तो उनका नाम लेके या फिर उनकी प्रेजेंस को फील करके, समा जिसको कहा जाता है लिटरली ऑडिशन, या फिर म्यूजिक परफॉर्मेंसेस करना। समा वॉज एन इंटीग्रल टू चिश्तीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इंडिजियस डिवोशनल ट्रेडिशन। तो वो एक तरीके से एक डिवोशन ट्रेडिशन है, अपना
अपनी भक्ति, अपना डिवोशन शो करने का, इंडिजियसली उस इंटरैक्शन को भी समा कहा जाता है। तो अपने लव को टुवर्ड्स गॉड या फिर टुवर्ड्स देयर चिश्ती सूफी सेंट्स, उसको एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक, डांस, कवाली, इन सब का, या फिर मिस्टिकल चैंट्स करना, उनका नाम, डिवाइन नेम को जिक्र करना, बार बार उनका रिसाइट करना, ये सब यूज किया जाता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सिर्फ समा में ही नहीं बाकी चीजों में भी चिश्तीज ने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू किया, क्योंकि लैंग्वेज आपको किसी से भी बहुत इजीली कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकती है। तो चिश्तीज ने हमेशा वो जहाँ पे रह रहे थे वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ही यूज करते थे। जैसे कि दिल्ली में उन्होंने चिश्तीज ने सिलसिला को कन्वर्स करने के लिए, सिलसिला यानी कि जो चेन का वो अपना पूरा एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने हिंदवी लैंग्वेज यूज की, क्योंकि ये लोकली वहाँ के लोग यूज करते थे उस वक्त। कुछ सूफी जैसे बाबा फरीद ने वर्सेस कंपोज किए लोकल लैंग्वेज में, गुरु ग्रंथ साहिब, और काफी लॉन्ग पोएम्स और मनविस जो कि एक्सप्रेस करते थे अपना डिवाइन लव, ह्यूमन लव की फॉर्म में दिखाया जाता था, बट बेसिकली उनका लव टुवर्ड्स गॉड होता था। फॉर एग्जाम्पल प्रेम अखियन लव स्टोरी या पद्मावत कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जैसी, ये बेसिकली आपको दिखेगा कि वो एक ह्यूमन की लव को दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उसको दिखा रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस है अपने गॉड से कनेक्ट करना। जैसे कि ये पद्मावत वाले में ये पद्मिनी और रत्नसेन के बीच की वो एक रोमांस को दिखा रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस इज देयर जर्नी ऑफ डिवाइन, वो अपने गॉड से कनेक्ट करने के लिए उसे यूज कर रहे हैं। पोएटिक कॉम्पोजिशंस, पोएम्स रिसाइट की जाती थी जो वो खान कुआ उस पूरे एरिया में ड्यूरिंग द समर। तो ये भी जो ट्रेडिशंस यूज, जब ट्रेडिशनल वैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कवाली गाई जा रही है, तो ये आज भी ये सब चीजें होती हैं। सूफी पोएट्री कंपोज होती थी अराउंड टाउन्स बीजापुर, कर्नाटका। These were short poems in Dhakni, a variant of Urdu. तो ये भी attributed to चिश्ती सूफीज थे जो lived in this region, जो उस एरिया में रहते थे, बीजापुर कर्नाटक वाले एरिया में, कर्नाटका वाले में। तो ये उन सूफी सेंट्स चिश्तीज को डिवोट करते हुए ये शॉर्ट पोएम्स लिखी गई और गाई जाती थी। पोएम्स मोस्टली वुमेन गाया करती थी, अपने जो घर के काम करते हुए वो इन पोएम्स को गाया करती थी। अदर कॉम्पोजिशंस जो ललाबाइज जो सोते वक्त बच्चों को सुनाई जाती हैं, या फिर शुद्धिनामा वेडिंग के टाइम पे गाई जाती थी, उन सब में भी इन्हें यूज किया जाता था। इट इज लाइकली दैट सूफीज जो उस रीजन के थे वर इंस्पायर्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन जो वहां पे चल रहा था, क्योंकि कर्नाटक में क्या लिंगायत चल रहे थे एंड मराठी अभियंस एंड संस, तो उनसे ही इन्फ्लुएंस होके वहां के प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन को ही उन्होंने यूज किया सूफी सेंट्स ने। और इसी तरीके से धीरे धीरे इस्लाम आपको डेक्कन के एरिया में भी इंक्रीज होता हुआ, गेन होता हुआ देखा, क्योंकि जो सूफीज हैं वो चाहे कुरान को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट वो फॉलो इस्लाम ही करेंगे, वो उनके 5 पिलर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चिश्तीज और सूफी सेंट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इस्लाम भी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब सूफीज एंड जो स्टेट यानी कि जिनके पास पावर है, उनके बीच का एक जो कनेक्शन है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें। कि जैसे हमने देखा कि अकबर और बड़े बड़े जो उस टाइम पे पावर में हैं, पॉलिटिकल पावर में हैं रूलर्स, वो भी आ रहे हैं चिश्तीज और टीचर सूफी सेंट्स के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपने काम की। तो कैसे एक रिलेशन था और क्या इन्फ्लुएंस था चिश्तीज और सूफी सेंट्स का, ये हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सूफीज एंड दी स्टेट और इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।